हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग साइंस में पूरा सब कुछ साइंस में कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर देखते हैं प्रकाश, है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश में थोड़ा सा गुण भी देख लेते हैं। सीधी रेखा में चलती है प्रकाश, है ना। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। और ये प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में, ये याद रखिए, ठीक। अब इसके बाद प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पालीदार सतह पर आती है तो ये टकरा करके इसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण, है ना। तो परावर्तन जिस तल से होता है उसे कहते हैं परावर्तक तल। आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर यदि हम लंब खींचे, क्या करें? लंब खींचे तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। ये हो गई परावर्तित किरण। क्या हो गई? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण हो गया, ठीक। अब परावर्तन के नियम देख लेते हैं। परावर्तन नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या क्या? आपतित किरण ये हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम परावर्तन, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ठीक। ये नियम हो गया परावर्तन का। अब इसके बाद अच्छा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। पहला क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। चलिए, अब ये 3 पॉइंट हमने देखा। आगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए अवतल दर्पण में, देखिए जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, ये कर लेते हैं फोकस बिंदु और ये हो गया वक्रता किरण। अनंत से आने वाली यानी दूर से आने वाली प्रकाश किरण अब मुख्य समांतर मानी जाती है। इसको इस प्रकार से ले आइए तो ये प्रकाश किरण क्या करती है? केंद्रित करती है। अवतल दर्पण जो है, चलिए दर्पण के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दर्पण बना कैसे? गोली दर्पण, कांच के खोखले गोले क्या करते हैं? गोली दर्पण। इसको काट देंगे, तोड़ देंगे तो इस प्रकार से दर्पण बन गया। यदि पालिश झुके हुए तल से करेंगे, झुके हुए तल पर पालिश करेंगे तो परावर्तन कहां से हो गया? उभरे हुए तल से। तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। ये बन गया उत्तल दर्पण। और जब उभरे हुए तल पर पालिश कर दी जाएगी तो परावर्तन कहां से होगा? झुके हुए तल से, और तब ये बनेगा अवतल दर्पण, ठीक। अब चलिए इसमें देखिए प्रतिबिंब हम बनाते हैं। इसमें अब देखिए पहली किरण हमने मुख्य समांतर लाया फोकस से। दूसरी एक और कर लीजिए, इसे जो फोकस से आएगी ये समांतर हो जाएगी, या यहाँ से देखिए समांतर यहाँ से ले आइए, कहाँ जाएगी? फोकस, ठीक। तो ये बन गया फोकस पर। इस प्रकार से बना सकते हैं, या देखिए इस प्रकार से बनाइए। ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता किरण, ठीक है। तो जो फोकस से आएगी, समझिए जो फोकस से आएगी वो कहाँ जाएगी? समांतर हो जाएगी। फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी पहली किरण। और दूसरी किरण देखिए वक्रता केंद्र से ले आइए, थोड़ा बड़ा। वक्रता केंद्र से जो होकर के आती है वो क्या होती है? सीधे निकल जाती है, सब याद होगा। चलिए 3 पॉइंट फिर से देख लेते हैं। ये जो समांतर आती है फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। तीसरी बात, यदि वक्रता केंद्र से होकर के आती है प्रकाश की किरण, कहां से? वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस चली जाती है। यही 3 तरीके से प्रकाश किरण खींच करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। परावर्तन के बाद 2 किरणें जहां मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये आने वाली प्रकाश किरण देखिए समांतर हो गई फोकस से। अब देखिए वक्रता केंद्र से ये आएगी, जो ये सीधे निकल जाएगी। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण देखिए ये आई इस प्रकार से, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये देखिए फोकस बिंदु पर मिलेगी, ठीक, आएगी फिर इसी प्रकार से आएगी। अब परावर्तन के बाद 2 किरणें देखिए, पहली किरण ये है, दूसरी किरण ये, जहां मिलेगी वही फोकस वही बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना, उल्टा बना, छोटा बना, ठीक। फोकस पर उल्टा छोटा प्रतिबिंब बन जाता है और वास्तविक होगा, ठीक। इसके बाद अनंत के बाद थोड़ा और नजदीक ले आए। नजदीक ले आने का मतलब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी
पर रख दें। जब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रख देंगे, देखिए इस प्रकार से, ये फोकस बिंदु हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, तो समांतर आएगी जो कहाँ जाएगी, फोकस से, और जो फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन गई। ठीक, और कैसा बना, उल्टा, छोटा और वास्तविक बन जाएगा। चलिए और नजदीक ले आते हैं। ये हो गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। अब जब वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो क्या होगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समांतर आने वाली कहाँ जाती, फोकस से ले जाइए, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती, समांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये बनेगी कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही। वस्तु के आकार का देखिए, जैसे जैसे नजदीक ले आएंगे वस्तु प्रतिबिंब दूर होता जाएगा, वस्तु नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा और आकार भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र पर वास्तविक वस्तु के आकार का उल्टा प्रतिबिंब बन गया। और नजदीक ले आइए, और नजदीक ले आएंगे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दीजिए, छोटा सा बना दे रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो क्या होगा, समांतर जो आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से। ठीक, और दूसरी कर लीजिए, फोकस से जो आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से होके आएगी वो समांतर हो गई आएगी। तो ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर अब बड़ा प्रतिबिंब बन गया, बड़ा प्रतिबिंब बन गया, उल्टा और वास्तविक हो गया। ठीक है, वास्तविक वास्तव में मिल रही है ना परावर्तन के बाद, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब क्या करेंगे, जब फोकस पर रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ बना देते हैं, छोटा छोटा बना देते हैं, समझ लीजिए बराबर। तो ये फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और नजदीक ले आएंगे फोकस पर होगा ना, तो फोकस पर रख दीजिए, फोकस पर रखेंगे फिर वही बात, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक, और वक्रता केंद्र वाली देखिए, वक्रता केंद्र से ले आइए, तो वक्रता केंद्र से होकर के जो जाएगी इस प्रकार से, ये वक्रता केंद्र के सीधे जो आएगी इस प्रकार से, वहीं से परावर्तित हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, इसको मान लेंगे अनंत पर मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला खींचते हैं, और नजदीक ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे बताइए, ये हमने वाला अनंत वाला खींचा, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। अब छठवां और नजदीक ले आइए इसको, और नजदीक ले आने का मतलब कहाँ लाएंगे इसको बताइए, ये हो गया फोकस, इधर कर लीजिए वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव, यहाँ कह लीजिए दर्पण के बीच में वस्तु, तो क्या होगा, समांतर जो आएगी फोकस से जाएगी, ठीक, और जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी वो इस प्रकार से जाएगी, सीधे निकल जाएगी यहाँ से इसे। ठीक, तो अब ये तो इधर मिलेगी नहीं, इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो कहीं मिल जाएगी, तो ये पीछे इसका सीधा बड़ा प्रतिबिंब, सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन गया। इधर तो किरण आएगी तो आभास हुआ है, तो आभासी प्रतिबिंब, सामने बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है, एक ही प्रकार का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थितियों में बनता है। ठीक है, तो बना लीजिए उत्तल दर्पण के लिए, यहाँ एक उत्तल दर्पण ले लें, तो झुके हुए तल पर पालिश करा दें, ये हो गया। ठीक, अब कहीं भी वस्तु रख देंगे, देखिए ये हो गया फोकस बिंदु, इधर हो जाएगा कहीं भी वस्तु रखिए तो जो समांतर आएगी प्रकाश किरण, देखिए वो फोकस से जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण इधर तो आएगी नहीं, जाएगी इसी के सीध में इधर, तो यहाँ से काट करके इधर आएगी, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, पीछे बढ़ाएं कहाँ मिलेगी, फोकस पर। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी वो तो सीधे जाएगी, वो तो मुड़ती नहीं है ना, तो इसको यहाँ से ले जाइए, इसे काट करके आएगी तो ऐसे ही जाएगी। अब देखिए परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहाँ यही मिलेगी, हमेशा फोकस और दर्पण के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा। ये पॉइंट याद रखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, और कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में छोटा होता है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनेगा उत्तल दर्पण के। ठीक, तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद उपयोग समझ लेते हैं। ये देखिए पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का काम क्या है, देखिए थोड़ा सा चित्र भी बना करके याद करेंगे अगर उपयोग तो अच्छे से याद होगा। अवतल दर्पण करता क्या है, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है, केंद्रित कर देता है ना, दूर से आने वाली किरणों को केंद्रित करता है। तो केंद्रित करने के कारण इसका उपयोग जो है किसका, अवतल दर्पण, ये लिखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग पहले समझिए, ये केंद्रित करता है
तो जो सौर भट्ठी होती है उसमें प्रकाश की किरण को केंद्रित करने का कार्य करता पहला उपयोग, याद हो गया। सौर भट्ठी में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, दूसरी बात, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तन को क्या बोलते हैं, दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, दो हो गया, पहला सौर भट्ठी में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए, दूसरा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों हो सकता है ना। तो इसमें का जो है उपयोग, जो क्या बोलते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशा, आगे बड़ा वाला शीशा उपयोग करते हैं उसमें होता है। इसके अलावा नाक, कान और दांत के जो डॉक्टर होते हैं, जिस टार्च का उपयोग करते हैं उसके टार्च के जो कांच लगा होता है वह भी क्या लगा होता है, अवतल दर्पण का लगा होता है। ठीक, चलिए, हो गया अवतल दर्पण के ये 3-4 उपयोग। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण समझिए, उत्तल दर्पण ही लगा होता है जो मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियां जो होती हैं, मोटर चालक जो होते हैं, बगल साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। और इसके अलावा इसमें जो है सड़क पर जो लगे होते हैं लैंप, सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं उसमें जो कांच लगा होता है वो भी कैसा होता है, कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कहाँ हो गया, एक तो साइड मिरर में है ना, मोटर कार या गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, और दूसरा है कि जो लैंप लगे होते हैं सड़कों के किनारे, जो लैंप होते हैं उसमें कांच के रूप में प्रकाश को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, अवतल दर्पण केंद्रित करता है। तो फैलाने के लिए जो है इसका उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं, लैंप में उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये दर्पण वाला हो गया। इसके बाद अब लेंस में देखते हैं। चलिए, अब अपवर्तन से रिलेटेड सब कुछ एक बार में देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा जो है बदल जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, चाहे जैसे कहिए। अब इसके बाद समझिए, प्रकाश के चलने के माध्यम कौन कौन से हैं, याद रखिए, निर्वात में भी प्रकाश चल सकती है प्रकाश किरण, है ना, और वायु में, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की किरण गति कर सकती है। ठीक है, तो इतने माध्यमों में प्रकाश किरण गति करेगी। देखिए, ये निर्वात है, ये वायु, जल, कांच, हीरा। तो बताइए कि वायु और जल में कौन सघन है, जो ज़्यादा सघन है, देखिए कौन सघन है, जल, जल ज़्यादा सघन, जल से ज़्यादा कांच, कांच से ज़्यादा हीरा। तो इस प्रकार से है। तो जब जल के कण, देखिए वायु और जल में जल के कण दूर दूर है कि पास पास है, अपेक्षाकृत वायु की अपेक्षा जल में कण पास पास है, और कांच में और भी पास पास है, हीरे में और भी पास पास, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो जब विरल माध्यम में है कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं। तो यहां से हमको यह समझना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, पहले समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण, पहले चलिए विरल ले लेते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो क्या होता है, समझिए। तो जब प्रकाश किरण, देखिए इस प्रकार से आएगी, ये आपतित किरण हो गई, ये आने वाली किरण, ठीक, ये अपवर्तक तल हो गया, ये हो गई आपतित किरण। चलिए लिख देते हैं, आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, अब देखिए यहां से विरल से सघन में जाएगी ना, तो जब प्रकाश किरण, यहां हमको याद रखना है सघन में कण पास पास होते हैं, तो विरल से सघन में जब आती तब विलंब के पास हो जाती। इसको देखिए ऐसे सीधे निकलना, लेकिन निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि सघन माध्यम में आई है। अब सघन माध्यम में आने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी इधर की ओर मुड़ जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये हो गई आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण। ठीक, ये बन गया क्या, अपवर्तन कोण। ठीक, और ये
आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक, ये अपवर्तन कोण, ठीक। और ये किरण जो है इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक। अब देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब भी यहाँ लिख लीजिए जब लिख रहे हैं तो, ठीक। इस प्रकार से देखिए सघन माध्यम में आएगी, अभिलंब इसके पास हो जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, क्योंकि विरल में कण दूर दूर होते हैं, ऐसे समझिए कि दूर हो जाएगी, ठीक। सघन में पास, विरल में दूर। चलिए, तो ये हो गया अपवर्तन। अब देखते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला यही हो गया, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, देखिए एक वर्णी प्रकाश के लिए ये जो आ रही प्रकाश किरण एक वर्णी, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन थीटा, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुप्रमाणुपाती होती है, ठीक। तो यहां से मिलेगा क्या, साइन आई, ठीक, बराबर यहां एक नियतांक आता है साइन आर, हमेशा प्रोपोर्शनल को हटा करके बराबर और नियतांक लिखते हैं ना, तो यहां से n बराबर क्या मिल गया, साइन आई अपान साइन आर, ये हो गया अपवर्तनांक। n क्या है, एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं ना, तो ये अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। ये हो गया अपवर्तन का नियम। अब देखते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में क्या समझेंगे कि देखिए अभी हमने यहाँ बता दिया विरल से सघन में ना, अब देखेंगे हम सघन से विरल में। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा, समझिए। ये इस प्रकार संदेश खींच लिए, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। अब सघन माध्यम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब सघन से विरल में आएगी, देखिए ये आने वाली प्रकाश की किरण हो गई, ये जो आएगी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में तो अभिलंब के पास हो जाएगी, दूर हो जाएगी, बताइए। सघन से विरल में है, अभिलंब से दूर हट जाती है, इस प्रकार। चलिए, ये हो गया अपवर्तन कोण, यहाँ बन गया आपतन कोण, ठीक। अब यदि सघन माध्यम आपतन कोण को बढ़ाएंगे, विरल माध्यम अपवर्तन कोण बढ़ेगा, ये इतना बढ़ाएं कि ये बढ़ करके ये 90 हो जाए, मतलब ये किरण इस पर से होकर के जाए, तो ये बन गया 90 अंश। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण होगा इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण ना। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है ना। तो अब देखिए यहाँ सघन माध्यम हम मान ले रहे हैं कांच है और यहाँ विरल माध्यम वायु ले रहे हैं, ठीक। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश किरण आ रही है, तो यहाँ जो अपवर्तनांक हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अपवर्तन यानी मुड़ने की घटना किसमें हो रही, विरल माध्यम, दूसरे माध्यम में, इसलिए अपवर्तनांक किसका कहेंगे, वायु का। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये हो गया। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अभी हमने अपवर्तन के नियम में देखा कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, साइन आई यानी सी अपान साइन आर, आर की जगह कितना है 90 अंश, ठीक। तो यहां से कांच का अपवर्तनांक क्या मिल गया, वायु का अपवर्तनांक साइन सी मिल गया है ना, चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए यहां हमको समझना है, यदि हम कह रहे हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो ये होता है वायु का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, और अगर चाल के रूप में देखा जाए तो कांच में चाल बटे वायु में चाल, ठीक, यानी दूसरा माध्यम है नीचे होगा। और तरंग दैर्ध्य लिखना है तो कांच में तरंग दैर्ध्य बटे वायु में तरंग दैर्ध्य, इस प्रकार से होता है। अब अगर वायु के सापेक्ष कांच का लिखें तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर लिखिए, वायु सापेक्ष नीचे हो गया। और चाल और तरंग दैर्ध्य में वही उल्टा हो जाता है, यानी वायु में चाल बटे कहाँ, कांच में चाल, इसके लिए। और यहाँ क्या होगा, वायु में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य, ठीक। अब ये देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का उल्टा है। इसका मतलब जहां GNA है वहां हम लिख सकते हैं ANG, ठीक। इसी प्रकार से बताइए यहाँ WNG बराबर हम क्या लिखेंगे, पूरा बोलिए अपवर्तनांक के रूप में, कांच का अपवर्तनांक बटे
जल का अपवर्तनांक। और चाल निकालनी है तो जल में चाल बटे कांच में चाल। तरंग दैर्ध्य लिखना है तो जल में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य, इस प्रकार से। तो WNG बराबर और क्या हो सकता है 1/GNW, है ना। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, ये सब बातें याद रखिए। अब इन सब चीज़ों की सहायता से आप न्यूमेरिकल भी आसानी से लगा पाएंगे और इसका निगमन भी कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ से हमने लिखा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। एक पॉइंट और यहाँ याद रखिए कि सघन जो पहला माध्यम होगा उसको आगे लिखेंगे। यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही तो उसको कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि वायु से कांच में आ रही है तो कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसी को हम लिख सकते हैं या 1 क्या लिख सकते हैं, GNA का लिख सकते हैं ANG, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये मिल गया साइन C। तो यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1 इतना बराबर साइन C, इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन C। ये हो गया हमारा फार्मूला अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के लिए। ठीक, अब इसी समय हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और समझ लीजिए। चलिए, अपवर्तनांक देख रहे हैं ना, तो अपवर्तनांक के बारे में हर चीज अच्छे से समझ लेते हैं। तो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो देखिए ज्यादा होगा कि कम, खुद से डिसाइड कीजिए। देखिए n बराबर होता साइन I/साइन R, है ना। चलिए, ये हाँ हम लिख देते हैं कांच से वायु में आ रही प्रकाश की किरण। अब देखिए यहाँ I का मान ज्यादा होगा कि R का, R का मान ज्यादा होगा क्योंकि ये विरल माध्यम है। R का मान ज्यादा होगा, ये मान ज्यादा है, नीचे वाला मान ज्यादा है, तो इसका मान कम आएगा, है कि नहीं। यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है, तो इसी का उल्टा सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। ये बात याद रखिए क्या, कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक, चलिए अभी इसी के बाद जब प्रिज्म में बताएंगे इसको फिर से बताएंगे एक बार हल्का सा। तो चलिए अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए ये जब क्रांतिक कोण पर आती है तो इसी सतह से निकल करके जाएगी। देखिए ये विरल माध्यम है यानी वायु है इधर सब, और ऊपर कांच है, तो ये सतह से होकर के जा रही है यदि क्रांतिक कोण पर आ रही है। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण अगर हुआ, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोई कोण पर अगर ये आएगी किरण तो पुनः इसी माध्यम वापस चली जाएगी, है कि नहीं। ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर मान लीजिए ऐसे आएगी तो कहाँ, इसी माध्यम में फिर से निकल जाएगी, है ना, और ऊपर हो जाएगी तो उसी माध्यम में हो जाएगी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म ये एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है ना, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब आर पार प्रकाश किरणें निकल जाएंगी। एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण होता है। ठीक, ये आएगी प्रकाश किरण देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये विरल माध्यम है और ये कांच है अंदर, ये सघन, तो यहाँ हम खींचेंगे अभिलंब। इसको सीधे जाना चाहिए, सीधे जाएगी नहीं। सघन माध्यम में जा रही है ना, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी यानी इधर जाएगी। यहाँ फिर अभिलंब की जरूरत है, अभिलंब खींच दीजिए, डाट से खींचिए ना, अभिलंब हो गया तो ऐसे निकलेगी नहीं। अब देखिए सघन से विरल में यानी अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब है इससे दूर हट जाएगी, इस प्रकार से इधर जाएगी। ठीक, ये आई इधर फिर ऐसे गई। तो देखिए आपतित किरण को आगे जब बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण। तो प्रिज्म कोण समझ में आया, फिर सुनिए। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दोनों समतल पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण हो गया। अब विचलन कोण कैसे कहेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, कहाँ, प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें समझिए हमको अल्पतम विचलन कोण समझना है। यहाँ देखिए अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है, ये डेल बराबर डेल एम हो जाएगा, अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। और तब अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, साइन I/साइन R।
तो निगमन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए आई आर का मान डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला याद रखिए, इस पर सवाल आता है। तो यहाँ से साइन आई की जगह होता है डेल एम प्लस ए अपान 2, यानी आपतन कोण कितना बन गया, डेल एम प्लस ए बाई 2, और नीचे साइन आर का मान होता है ए अपान 2। तो ये मिल गया अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी बराबर क्या मिला, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2। ये क्या है, प्रिज्म कोण, डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक, तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। अब यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तो ए का मान कम हो जाएगा, और जब ए का मान कम हो जाएगा, चूंकि डेल एम ऑलरेडी कम है, अल्पतम विचलन कोण है, तो ये पूरा मिलकर के कम ही हो जाएगा। और तब क्या मिलेगा, यहाँ साइन या टैन को हम हटा देते हैं, तो यहाँ साइन है, साइन को हटा देंगे। पतले प्रिज्म के लिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, यन बराबर, बताइए, यन बराबर यहाँ से साइन हटा दीजिए, जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिए, डेल एम प्लस ए बाई 2 और नीचे ए बाई 2। अब 2 से 2 काट सकते हैं हम, ये कोण है, यहाँ से 2 नहीं कटेगा। अब ये साइन हट गया, अब ये आंकिक मान हो गया, यहाँ से 2 कट सकता है। अब देखिए बटे ए है, इधर गुणा कर लीजिए, यानी ए बराबर डेल एम प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से डेल एम बराबर क्या होगा, यानी ए को इधर लाइए, माइनस ए, तो डेल एम बराबर ए कामन लेंगे तो यानी -1 ए आ गया। प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से प्रिज्म हो गया। अब देखते हैं वर्ण विक्षेपण, अगला पॉइंट इसी में समझते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है समझिए, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है ना, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बहुत बार सुन चुके होंगे, है ना। जब प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो कौन से रंग की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है, बैगनी रंग की। चलिए इस प्रकार से जल्दी जल्दी खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से फिर से अपवर्तित होगी, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। तो नीचे कौन सा होता है, विवग्योर, याद होगा आपको, विवग्योर है ना, बैगनी ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, बैगनी, नीला, बैगनी, जामुनी, ब्लू यानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस प्रकार से, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ कौन सा है, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम, बैगनी, जामुनी, नीला, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, फिर लाल हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर हैं ये विचलन कम हो रहा है, नीचे वालों का विचलन अधिक हो रहा है। तो याद रखिए, तो इसका अपवर्तनांक, जो नीचे होते हैं इनका अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अपवर्तनांक हम अभी देख रहे थे, अपवर्तनांक के लिए ही हमने बताया है यहाँ। तो साथ में और देख लीजिए, अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, ये सब चीज़ें जो है विचलन किसकी अधिक होती है, बैगनी रंग की। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन जो है क्रमशः कम होता जाएगा। ठीक है, और चाल और तरंग दैर्ध्य, क्या क्या, चाल और तरंग दैर्ध्य, ये दोनों जो है क्रमशः बढ़ती जाएंगी। क्या क्या, चाल और तरंग दैर्ध्य क्रमशः बढ़ती जाएंगी। तो ये बताइए यहाँ देख करके कि किस रंग के किरण की चाल सबसे अधिक होती है, लाल रंग। तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है, वो भी लाल, है ना। सबसे कम चाल किसकी होती है, बैगनी। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का। आई बात समझ में। अभी देखिए हमने निकाला था सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। समझिए यहाँ से, यदि हम देखिए बैगनी रंग के लिए ले तो क्या मिलेगा, समझिए। बैगनी रंग का ये बताइए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा कम होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक, अब यदि अपवर्तनांक अधिक है तो क्रांतिक कोण, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, कम होगा। अपवर्तनांक अधिक और क्रांतिक कोण कम होगा, किसके लिए, बैगनी रंग के लिए। आया। अब लाल रंग के लिए समझ लीजिए, इसको बैगनी लिखना चाहिए था। चलिए लाल रंग के लिए उल्टा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लाल, लाल को बैगनी हरे से लिख रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं है। तो लाल रंग का बताइए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा कि कम होगा? लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा, है ना, ऊपर है, अपवर्तनांक कम होगा। यन का मान यानी अपवर्तनांक कम होगा। अब जब अपवर्तनांक कम है तो क्रांतिक कोण अधिक होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रिज्म अपवर्तनांक, ये प्रिज्म अपवर्तन से रिलेटेड लगभग सब हो गया, है ना। अब इसके बाद चलिए अब देखते हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस में ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक, ये हो गया फोकस बिंदु और ये हो गई दुगनी फोकस दूरी। उसी प्रकार से इधर भी कर लीजिए, ये फोकस बिंदु, इसी कितना जितना ये दूरी है उतनी ही दूरी पर ये हो गया 2f, ठीक। अब पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर है यानी बहुत दूर है, तो दूर से आने वाली प्रकाश किरण समांतर मानी जाती है। 3 बात याद रखना है। तो जो समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है, और ये प्रकाशिक केंद्र से आने वाली सीधे निकल जाती है, ठीक। प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है? यहाँ बीच में, ठीक। तो अब दूर से आने वाली किरण अभी बताया हमने कि वो समांतर मानी जाती थी। ये समांतर जो आएगी, देखिए ये समांतर जो आएगी इस प्रकार से, ये कहाँ जाएगी? फोकस से। और दूसरी यहाँ से समांतर ले आइए, ये भी फोकस से जाएगी। अब अपवर्तन के बाद 2 किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, है ना, प्रतिबिंब बन गया इसका छोटा, और कहाँ? फोकस पर। ये बन गया फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर छोटा प्रतिबिंब बना है। और कैसा बनेगा? उल्टा, छोटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब दूसरी स्थिति इसमें समझिए, दूसरी स्थिति यानी थोड़ा सा और नज़दीक ले आइए, थोड़ा सा और नज़दीक, मतलब ये देखिए लेंस हो गया, ये फोकस बिंदु, दुगनी फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु दुगनी। अब देखिए इधर जो है, इधर 1 लिखिए, इधर 2, है ना, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, ये तो। अब देखिए थोड़ा नज़दीक लाइए, यानी दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर वस्तु है यहाँ। अब वस्तु दिखाई देगी, देखिए यहाँ अंत पर थी तो नहीं दिखाई दे रही थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 बात बताया हमने ना, जो समांतर आएगी फोकस से, तो समांतर ले आओ ये फोकस से, ठीक। अब दूसरी किरण या तो प्रकाशिक केंद्र वक्रता ये प्रकाशिक केंद्र से खींचो या फोकस बिंदु से। कहाँ से ले आए? फोकस बिंदु से ले आओ। फोकस बिंदु से जो आएगी देखिए ये समांतर हो जाएगी इस प्रकार से, और ये फोकस बिंदु और प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय मतलब ये फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी, यानी या कह लीजिए दुगनी फोकस दूरी और फोकस दूरी के बीच में बनेगी, ठीक। और कैसा बनेगा? चलिए लिखते चलते हैं। फोकस बिंदु व दुगनी फोकस बिंदु, फोकस दूरी कह लीजिए, फोकस बिंदु व दुगनी फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बीच में, है ना। और कैसा बनेगा? देखिए छोटा ये भी है, छोटा होगा और उल्टा होगा वास्तविक होगा, छोटा होगा उल्टा होगा वास्तविक। तो जब उल्टा होगा तो वास्तविक ही होगा, है ना, वास्तव में प्रकाश किरण इधर आ रही है, वास्तविक हो गया। अब थोड़ा और नज़दीक ले आइए, और नज़दीक ले आएंगे तब कैसे बनेगा? देखिए यहाँ बना देते हैं छोटा सा, समझ लीजिए ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ठीक, F2 2F2, ठीक। अब थोड़ा और नज़दीक ले आइए, यानी दुगनी फोकस दूरी पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब भी दुगनी फोकस दूरी पर बनेगा। कैसे? इस प्रकार देखिए, जो समांतर आए कहाँ जाएगी? फोकस से। अब दूसरी हम यहाँ प्रकाशिक केंद्र से भी खींच सकते हैं फोकस। चलिए यहाँ फोकस से खींचा था तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से खींच लो, कोई भी खींच सकते हो दोनों में से। तो ये जो आएगी ये सीधे निकल जाएगी, तो ये मिलेगी, समझिए दुगनी फोकस दूरी पर मिलती है ना। जब दुगनी फोकस दूरी पर रखेंगे तो वहीं बनेगा प्रतिबिंब। कैसा? वस्तु के आकार का होगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। और थोड़ा नज़दीक ले आइए, और नज़दीक ले आएंगे तो क्या होगा? देखिए अलग कलर से लिखते हैं इसको। अब तक देखिए छोटा था और वस्तु के आकार का हो गया तब जब दुगनी फोकस दूरी पर हुआ। अब और नज़दीक ले आइए, यानी बीच में रख दीजिए, तो क्या होगा? ठीक। अब जो समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी वो कहाँ जाएगी? फोकस से। और दूसरी वक्रता केंद्र से खींचिए या फोकस, ये फोकस से जो आएगी ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। तो ये बनेगा दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बनेगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। अब यहाँ बड़ा हो गया, कैसा हो गया? ये बड़ा हो गया 2 गुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर, 2 गुनी फोकस दूरी से
अधिक दूरी पर बनेगा। अधिक दूरी पर कैसा बना है? उल्टा है। देखिए ये वस्तु ऐसे तो ये उल्टा बना है, उल्टा भी है और बड़ा है, उल्टा बड़ा और वास्तविक। ठीक, और नज़दीक ले आएंगे, जब फोकस पर रखेंगे तब कैसे बनेगा? चलिए यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। इस प्रकार से हमको समझना है, रिवीजन करना है, 1-2 बार आप लोग पढ़ ही चुके हो स्कूल में। तो ये हो गया F1, इधर हो जाएगा 2F2, ये 2 होगा। अब कहाँ रखेंगे? देखिए पहले कहाँ रखा था? अनंत पे। अब दुगुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर, फिर कहाँ रखा? दुगुनी फोकस दूरी, और फिर और नज़दीक ले आया, दोगुनी फोकस दूरी और फोकस बिंदु के बीच में। अब और नज़दीक ले आएंगे तो कहाँ रखेंगे? फोकस पर रख दीजिए। तो ये समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और ये प्रकाशिक केंद्र वाली सीधे निकल जाएगी। तो ये देखिए समांतर, ये दोनों पैरेलल ऐसे निकल जाएंगी, समांतर है ना, तो ये मिलेंगी नहीं। तो इसको कहेंगे कहाँ बनी है? अनंत पर बनी है। अनंत पर बनेगी देखिए तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा, जो भी कहना कर लीजिए, अनंत पर ना। ये पॉइंट याद रखना हमको कि जब अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और दूसरी बात फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, आया समझ में? चलिए एक और है, उसको भी बना लेते हैं। अब कहाँ रखेंगे इसको? फोकस बिंदु और लेंस के बीच में। ये फोकस बिंदु हो गया, इसके बीच में वस्तु रखिए। तो ये चलिए फोकस बिंदु कर देते हैं। तो ये जो समांतर आएगी देखिए ये फोकस से जाएगी, है ना, और प्रकाशिक केंद्र वाली ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। तो इधर देखिए दूर होती जाएगी, तो इसलिए क्या करेंगे? इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर मिल जाएगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। ये मुख्य अक्ष और आगे बढ़ाइए। तो ये कैसा बना? जब फोकस बिंदु और लेंस के बीच में वस्तु होगी तो बनेगा आभासी, और आभासी होगा देखिए सीधा है कि उल्टा है? सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा बड़ा बनेगा, आभासी होगा। ठीक, कब? जब फोकस और लेंस के बीच में वस्तु होगी। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब हो गया। अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब एक ही प्रकार से लगभग बनेगा। देख लीजिए, ये अवतल लेंस बना लेते हैं हम। ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस बिंदु, या इधर भी फोकस कर दीजिए। तो कहीं भी वस्तु होगी देखिए इसी प्रकार से, ये जो समांतर आएगी कहाँ जाएगी? फोकस बिंदु से। तो देखिए फोकस बिंदु के सीध में इसे निकलेगी, है ना। तो इस प्रकार से इसको ऐसे बढ़ाइए। ये चूंकि दूर हटती है, अब इसको पीछे बढ़ाएं तो कहाँ मिलेगी? फोकस मिल जाएगी। अब दूसरी बात देखिए, जो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से जो आएगी देखिए इस प्रकार से ये सीधे निकल जाती है, ये किरण सीधे निकल जाती है। अब देखिए दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? यहीं मिल रही हैं। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा होगा। और देखिए प्रकाश किरण इधर तो आएगी नहीं, लेकिन आभासी है, आभास किया जा रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा, छोटा, और कहाँ? लेंस और फोकस के बीच में सदैव इस प्रकार से बन जाएगा प्रतिबिंब हमारा। चलिए अब मानव नेत्र के बारे में हम समझते हैं क्रम से। तो मानव नेत्र क्या है कि ये देखिए एक गोली होता है। मानव नेत्र लगभग कैसा होता है? गोली होता है। इसमें सबसे बाहरी जो श्वेत पारदर्शी दृढ़ भाग होता है, कैसा? श्वेत पारदर्शी दृढ़ भाग जो होता है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। पहला बाहरी भाग हो गया। ठीक, अब दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है? रक्तक पटल। अब रक्तक पटल, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और अंदर प्रकाश का परावर्तन जिससे नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया रक्तक पटल। इसके बाद देखते हैं रेटिना। रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे आंख के सबसे अंदर की ओर, रक्तक पटल के नीचे आंख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे रेटिना कहते हैं। और देखिए रेटिना में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसके बाद पीत बिंदु और अंध बिंदु समझते हैं। पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना के बीच में पीला भाग होता है। ठीक है, रेटिना के बीच में पीला भाग होता है, इसी क्या कहते हैं? पीत बिंदु। अब पीत बिंदु पर ही सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु होता क्या है? रेटिना के बीच में। ठीक, रेटिना क्या होता है? जहां प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है कि जिस स्थान पर दृष्टि नाड़ियां जो है मस्तिष्क को जाती हैं, जिस स्थान से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं वो क्या होता है? अंध बिंदु होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कार्निया। कार्निया क्या होता है समझिए? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल अभी हमने बताया ना कि सबसे बाहरी भाग होता है पारदर्शी,
अपारदर्शी। तो कार्निया जो है दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। कैसा? उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। कहाँ? दृढ़ पटल के सामने। और इसी भाग से होकर के प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। कहाँ से? कार्निया से होकर के प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ठीक, अब इसके बाद आइरिस देख लेते हैं। कार्निया के पीछे काले भूरे रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। काले भूरे रंग की अपारदर्शी झिल्ली जो होती है कहाँ होती है? कार्निया के पीछे। इसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब आइरिस के बाद समझ लेते हैं पुतली या नेत्र तारा। सबसे महत्वपूर्ण भाग नेत्र का यही है। क्या? पुतली, नेत्र तारा। ये आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है। आइरिस के बीच छोटा छिद्र होता है। अच्छा, ये जो छिद्र होता है ये इसी को क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा होते हैं। इसी से द्वारा देखिए इसका जो छिद्र होता है ये क्या होता है? पुतली या नेत्र तारा। अब पुतली के पीछे जो पारदर्शी ये लचीला उत्तल लेंस होता है ना, ये क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। पुतली के पीछे पारदर्शी लचीला उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये लचीला होता है, यानी ये जो है ये फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता आदि को ये कम करते रहता है। ठीक, ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। इसके बाद अगला पॉइंट है काचाभ द्रव, है ना। नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा हुआ था। कहाँ? नेत्र लेंस के पीछे पारदर्शी द्रव भरा होता है जो काचाभ द्रव कहलाता है। इस प्रकार नेत्र के सभी भाग हो गए, है ना। और इस प्रकार फिगर में इस प्रकार से देख लीजिए, सभी क्रम से हैं। तो फिगर बनाने को भी आ सकता है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वैसे जानते रहिए, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता जो होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। क्या? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता समंजन क्षमता। अब इसको समझ लीजिए, जैसे दूर देखना है तो दूर देखने के लिए ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। अधिक होने का मतलब वक्रता भी अधिक होनी चाहिए। ये वक्रता, त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, वक्रता कम। समझिए नेत्र लेंस यही है, मान लीजिए इसको ज़्यादा मोड़ देंगे। देखिए सीधे है तो ये सीधी रेखा मान लो, ऐसे इस प्रकार से इसको मोड़ेंगे जब हम, क्या इस प्रकार देखिए सीधा है, इसको मोड़ेंगे, इसका मतलब वक्र हो गया। वक्रता देखिए जितने ज़्यादा मोड़ रहे हैं वक्रता उतने ज़्यादा बढ़ रही है, वक्रता बढ़ गई है ना। वक्रता बढ़ गई तो ये गोला छोटा हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। वक्रता जब बढ़ जाएगी तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी, वक्रता बढ़ जाएगी, त्रिज्या छोटी हो जाएगी। और जब त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो फोकस दूरी उसी की आधी होती है, वो भी छोटी हो जाएगी। समझ गए? तो फोकस दूरी को कम करने के लिए क्या करना होगा? वक्रता को बढ़ाना होगा। फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? वक्रता को भी कम करना होगा। वक्रता कम होगी यानी ये सीधा होगा, कम मुड़ेगा यानी वक्रता कम, तो त्रिज्या जो है इसकी अधिक हो जाएगी और उसी का आधा फोकस दूरी होगा तो फोकस दूरी भी अधिक हो जाएगी। तो समझिए दूर देखना है तो क्या होता है? दूर देखने के लिए वक्रता जो है, समझिए वक्रता, दूर देखने के लिए वक्रता कम, वक्रता त्रिज्या अधिक, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। और क्या होता है? वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी तो फोकस दूरी भी अधिक हो जाएगी। ठीक, तो दूर वाली वस्तु देखेंगे हम। दूर वाली वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है और वक्रता कम हो जाती है। ठीक, और जब निकट वाली वस्तु देखनी होती तो इसी को उल्टा कह लीजिए, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी आर कम हो जाएगी। ठीक, बढ़ क्या जाएगी? वक्रता बढ़ जाएगी। अभी हमने बताया वक्रता बढ़ जाएगी, वक्रता बढ़ जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये लेंस जो है ये अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है ना। नहीं तो अगर ऐसा ना करता तो निकट वाली, नज़दीक वाली वस्तु देखने के लिए दूसरा लेंस लगाना पड़ता, दूर देखने के लिए दूसरा लगाना पड़ता है ना। तो ये इस प्रकार से फोकस दूरी को अपनी कम करता है। इसी कम करने की जो क्षमता होती है समंजन क्षमता कहती है। ठीक, अब समंजन क्षमता से मिलता जुलता यहाँ जरा दृष्टि दोष भी समझ लीजिए। यही जरा दृष्टि समंजन क्षमता से मिलता जुलता क्या है? जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष समझिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा हम लिखते जाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको समझने में, है ना। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए समंजन क्षमता के में कमी के कारण, किसके? समंजन क्षमता में कमी के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आप समझते जाइए। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? समंजन क्षमता में कमी के कारण ये उत्पन्न होता है। और क्या होता है? मांसपेशियाँ जो होती हैं, समझिए समंजन क्षमता में कमी कैसे होती है? ये जो लेंस है ये वक्रता कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। तो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। मांसपेशियों के शिथिल हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है
है ना। अब इस दोष के निवारण के लिए क्या होगा कि द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए ये हो गया ये, है ना। अब इसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए ये हो गया मानव नेत्र, ये बन गया नेत्र लेंस, ये हो गया गोलक, इधर रेटिना। तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन करके पहले बन जाता है, यानी नेत्र लेंस के निकट बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में समझिए इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। क्या हो गई? फोकस दूरी जो है वो कम हो गई। फोकस दूरी कम होना या गोलक के व्यास का बढ़ जाना। समझिए गोलक का व्यास, ये गोलक का व्यास अगर बढ़ गया तो ये पहले मिल गया, तो गोलक के व्यास का बढ़ जाना ये दूसरा कारण हो सकता है। ये कारण हो गया। और इसमें होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, देखिए जैसे वस्तु नज़दीक निकट आएगी तो रेटिना बन जाएगी, यानी निकट की वस्तुएं इसमें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूर अगर गया तो ये और ज़्यादा दोष बढ़ जाएगा, है ना, ये और दूर बनेगा इससे, तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? यहाँ हम लगाएंगे अवतल लेंस। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस जब लगाते हैं तो ये देखिए ये फैला देता है प्रकाश किरण को, और ये तब आकर के रेटिना पर मिल जाएगी। समझ में आया? तो निवारण के लिए क्या होता है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ गए? अवतल लेंस, और इसकी फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, पता ही होगा। अब इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी, अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में हो जाता है उसका निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेमी से कम हो जाता है। निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेमी से कम हो जाता है। किसमें? जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है। ठीक, उसकी फोकस, उसका निकट बिंदु 25 सेमी से कम हो जाता है। आई बात समझ में? अब इसी प्रकार से समझ लीजिए दूसरा, यानी दूर दृष्टि दोष इसी में हम बना दे रहे हैं ना, दूर दृष्टि दोष यही बना दे रहे हैं, मिटा के इसको नोट करते जाइए, क्रम से अच्छे से याद होता जाएगा। अब देखिए इसी का उल्टा होगा, यदि तुलनात्मक ढंग से आप पढ़ेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आएगी प्रकाश किरण। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में रेटिना से, ये नेत्र से दूर बनता है प्रतिबिंब, दूर बनता है यानी रेटिना के पीछे बन जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए फोकस दूरी नेत्र लेंस की बढ़ गई। फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। और गोलक का व्यास देखिए कम हो गया। गोलक का व्यास यदि छोटा हो गया तभी तो ये दूर मिला, गोलक का व्यास कम हो जाना। ठीक, ये दो कारण हो गए। अब इसमें कौन दिखाई देगा कौन नहीं दिखाई देगा ये समझिए। देखिए अब निकट यदि वस्तु आई, वस्तु निकट आएगी तो ये दोष और बढ़ जाएगा, यानी ये और दूर मिलेगा, है ना। तो यानी निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। और दूर कर दीजिए तो दूर वाला देखिए इस प्रकार से ये दूर जाएगा तो स्पष्ट यहाँ रेटिना पर आ जाएगा, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती। अब यहाँ कौन सा लेंस हम लगाना पड़ेगा हमको? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? केंद्रित करता है प्रकाश किरणों को, ये केंद्रित करेगा और रेटिना पर यहाँ ले आकर के मिला देगा। ठीक, तो अब इसके लिए कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लग जाएगा। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, समझते जाइए। अब इसमें निकट बिंदु क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु जो है वो 25 सेमी से अधिक हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिए इतना। ठीक, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है कि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रतिबिंब एक साथ स्पष्ट रेटिना पर नहीं बन पाते हैं या एक साथ फोकसित नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है? जो दोष उत्पन्न होता है वो अबिंदुकता होता है। और इस दोष के निवारण के लिए समझिए, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब एक साथ फोकसित नहीं हो पाता। कहाँ? रेटिना पर। रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं हो पाता। ठीक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रतिबिंब एक साथ, जैसे ऊर्ध्वाधर ये ऊपर नीचे, क्षैतिज मतलब इस तरीके से, तो दोनों रूपों में प्रतिबिंब एक साथ फोकसित नहीं हो पाता, तो वो जो धब्बा धब्बा जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है? इस दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता। अब इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। किसकी? बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है।
ठीक, तो ये हो गया अबिंदुकता। इसके बाद देखिए वर्णांधता। वर्णांधता क्या होती है? आँख के द्वारा, आँख का वह दोष जिसमें ये वर्ण यानी रंगों का भेद स्पष्ट नहीं कर पाता, अलग अलग रंग स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाते जब, तब आँख में जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या होता है? रंगों का भेद नहीं हो पाता जब, तब वो क्या कहलाता है? वर्णांधता कहलाती। और इस दोष के निवारण के लिए शंक्वाकार लेंस की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? शंक्वाकार लेंस की आवश्यकता होती है इस दोष के निवारण के लिए। ठीक, चलिए एक बार फिर से एक झलक में जल्दी समझते हैं। समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस को फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता समंजन क्षमता। किसकी? फोकस दूरी। किसकी? नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता समंजन क्षमता होती है। निकट दृष्टि दोष में देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए क्या होता है? अवतल लेंस लगता है। और दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस लगता है। ठीक, और जरा दृष्टि दोष क्या होता है? समंजन क्षमता में कमी के कारण दोष उत्पन्न होता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती है ना, इसके लिए द्विफोकसित लेंस की आवश्यकता होती है। अब बिंदुकता क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब एक साथ स्पष्ट नहीं बन पाता, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, अब वर्णांधता क्या है? अलग अलग रंगों का भेद नहीं हो पाता है, और इस दोष के निवारण के लिए शंक्वाकार लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको रिवीजन करिए।